तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक आयत, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल कैसे हैं, बराबर हैं। यदि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप समझ लें कि वर्ग क्या होता है। इससे पहले भी कई बार डिस्कशन हो सकता है तमाम पेपरों में, फिर भी हम एक बार आपको फिर से बताते हैं कि क्या है। हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए उन सभी बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं। तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग कैसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। अगर एक भुजा की लंबाई a है तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, a होगी। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना, स्मॉल a। ये वर्ग की भुजाएं सभी आपस में बराबर। वर्ग का प्रत्येक कोण यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है। हर एक की माप कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं, तो अगर हम विकर्ण की बात करें तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो देखिए विपरीत शीर्ष कौन से हैं, ए के विपरीत कौन सा है, सी है, और डी के विपरीत कौन सा है, बी है। तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग के विकर्ण है। अगर पहले विकर्ण को हम क्या नाम देते हैं, D1 नाम देते हैं, और दूसरे विकर्ण को क्या नाम देते हैं, तो हमने बोला यहाँ पर इसको D2 नाम देते हैं। तो जो वर्ग होता है यानी कि जो स्क्वायर होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि हम बोलें कि AC बराबर BD बराबर D1 बराबर D2। और साथ ही जो वर्ग के विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख लेते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है ये, दूसरा पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये भी आपको याद रखना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है भाई, कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये O बिंदु है, तो यहाँ से OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD होगा। ठीक है, ये सारी लंबाई कैसी हो जाएंगी, बराबर हो गई। OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD हो जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो कितने का, 90 डिग्री का। तो ये 90 का सिंबल है। तो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब एक दूसरे को बराबर और 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये पॉइंट और हो गया हमारा। तो हमने यहाँ से ये भी समझ लिया कि भाई समकोण पर काटते हैं। अब अगर हम और बात करें भाई, तो ये आपकी परिभाषा में विकर्ण हो गई, भुजाएं हो गई, इनके विकर्णों के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, अब अगर हम बोलें कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम समकोण त्रिभुज पे क्यों आ रहे हैं भाई, समकोण की तो बात ही नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं वर्ग की। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अभी सारी बातें वर्ग की हो रही हैं, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4a होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो वर्ग का विकर्ण है वो a√2 होता है। तो ये वर्ग के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब इसके विपरीत अगर हम किसकी बात करते हैं, आयत की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, आयत की। तो आयत में क्या क्या कंडीशन है, तो देखिए इन्होंने क्या बोला, एक वर्ग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आयत भी क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। जिस प्रकार वर्ग एक चतुर्भुज होता है, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे सर आयत की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो आयत की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, यानी कि केवल विपरीत भुजाएं। अगर हम इसको नाम देते हैं P, Q,
आर और एस, तो ये आयत हो गया। इसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर तथा समांतर होती हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि पी क्यू बराबर किसके? तो आप कहेंगे सर एस आर के। और पी क्यू समांतर किसके? तो आप कहेंगे सर एस आर के। समांतर का सिंबल बना लीजिए, ये बराबर का हो गया। समांतर का सिंबल बराबर के जैसा ही होता है, बस खड़ा कर देना है उसको, ठीक है। ये हो गया पहली कंडीशन, तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे पी एस बराबर किसके? तो आप कहेंगे सर क्यू आर के। और आपसे पूछे पी एस समांतर किसके? तो आप कहेंगे क्यू आर के। मतलब आयत की विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक की माप मेजरमेंट कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री की होती है। यहाँ तक बात पहुँच गई दिमाग में। चलिए अब अगर हम बात करें कि इसमें विकर्ण भी होते हैं, जिस प्रकार किसमें होते थे वर्ग में, तो इसमें भी विकर्ण होते हैं। तो जो इसके विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। यानी कि यहाँ पर पी आर जो विकर्ण है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे क्यू एस के बराबर होगा। बराबर लंबाई के होते हैं, लेकिन ये समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते। विकर्ण क्या करते हैं? केवल समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं। समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर नहीं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं। बार बार बोलेंगे, समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं। और विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री को भी नहीं काटते हैं, ठीक है। ये आयत के बारे में कुछ चीजें हो गई कि उसकी बराबर विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें विकर्ण होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं, और विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और ये भी चतुर्भुज का प्रकार है, ये भी आपका चतुर्भुज का प्रकार है। अब अगर हम बात करें भाई इसमें और क्या है, तो अब हम आते हैं मेंसुरेशन के पार्ट पर कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात कर ले थोड़ी सी यहाँ पर, चलिए यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अगर इसकी एक भुजा L है और दूसरी भुजा B है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है परिमाप का, तो आप कहेंगे सर परिमाप इसका होता है 2L + B। कितना होता है? 2L + B होता है आयत का परिमाप। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जो विकर्ण है इसका, आयत का विकर्ण होता है √L² + B²। आयत का विकर्ण क्या होता है? √L² + B²। क्लियर होगी बात? तो ये सब बातें हमने आयत और वर्ग के बारे में जान ली। क्वेश्चन अभी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप इतनी चीजें सीख गए कि अब हम बात से फिर से वही बात दोहराएंगे कि भाई अगर आप एक ही क्वेश्चन के माध्यम से इतनी चीजें जान सकते हैं कि आयत के बारे में आपने लगभग पूरा जान लिया, आयत के बारे में लगभग आपने पूरा जान लिया, वर्ग के बारे में लगभग पूरा आपने जान लिया, ज्योमेट्री के हिसाब से क्या परिभाषा होती है वर्ग की, आयत की क्या परिभाषा होती है ज्योमेट्री के हिसाब से वो जान ली, क्षेत्रफल वगैरह फॉर्मूला जो वर्ग के होते हैं वो जान लिए, आयत के भी जान लिए। तो कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 4-5 चीजें कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कहीं और क्वेश्चन में आप कोई चीज पूछ जाएगी तो आपको रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं, आपकी आधी चीजें इधर ही तैयार हो जाएगी। क्लियर? अब क्वेश्चन पर आते हैं। बोले एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल A² भुजा का स्क्वायर होता है। यदि वर्ग की भुजा कितनी दी? 24 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी दी? 16 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए जो कंडीशन दी है उस कंडीशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था। इन्होंने बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि हम जानते हैं कितना A² किसके बराबर है? आयत का क्षेत्रफल यानी कि L/B के बराबर। अब आपको आयत की वर्ग की भुजा कितनी दी? 24 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी दी? B मतलब कितना दिया? 16 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें आपको दी हैं। तो आपसे पूछी क्या है? आपसे L पूछा है। बताइए कोई बड़ी बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अब अगर हमें फॉर्मूले पता होते कि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब इन्होंने बोला कि आयत की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है और वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्या पूछा? आयत की लंबाई। तो बस केवल आपको वैल्यू तो पुट करनी है कंडीशन में। तो कंडीशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर बराबर में कितना? तो आप कहेंगे L × 16। तो L की वैल्यू कैसे आएगी? तो L की वैल्यू लिख लेते हैं। L × 16 लिखना है यहाँ पर, तो 16 लिख लीजिए। L × 16, तो L की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे 24 का स्क्वायर बटे 16। देखिए इसको इजी करने के लिए आप वर्ग मत बनाइए इसका, आप इसको सीधा कर लीजिए 24 × 24 डिवाइड बाई 16। तो देखिए 16 किससे? 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, 4 से 6 बार, 6 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 36।
तो कितना आ गया 36 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दी है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में क्या हो गया 36 सेंटीमीटर हो गई। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 36 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान हो गया, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से कर लें, ध्यान रखना और भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्लियर होगी, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है 100 कर्मचारियों की औसत आय। 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है। 100 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय कितनी है 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है। तो 60 कर्मचारियों की, यानी कि जो शेष 60 कर्मचारी हैं उनकी औसत आय आपको बतानी है कितनी है। यानी कि ओवरऑल एक कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय कितनी है 92। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये रखिए कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत अगर बोल दिया तो मतलब औसत हर एक को इक्वेट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी में 100 कर्मचारी हैं तो उनमें से प्रत्येक की आय कितनी है 92 रुपीज़ है। अब इन्होंने बोला कि जिसमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, मतलब अगर हम 40 को अलग निकाल दें तो उनकी औसत आय 80 का मतलब क्या है कि जो 40 है उनमें से प्रत्येक की औसत आय कितनी है 80 है, यानी कि हर एक को 80-80 रुपये मिलते हैं। और जो 100 थे उनमें से हर एक को कितने 92 रुपये मिलते थे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको आसानी से आपको कैसे करना है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए बस। हमने बोला कि औसत बराबर होता क्या है, तो आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग। प्रेक्षणों का कुल योग, पहले हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं, प्रेक्षणों का कुल योग, ठीक है। कुल योग की ध्यान रखना बेटा, हम क्या कर रहे हैं पहले ट्रेडिशनली कर रहे हैं, बिल्कुल परंपरागत तरीके से, जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे करना है। तो प्रेक्षणों का कुल योग बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। क्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये आपका क्या है फॉर्मूला होता है औसत का। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि 100 कर्मचारियों की औसत है, मतलब प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 100, औसत कितना है 92। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कुल योग निकालना है कि कुल आय कितनी है, तो कुल आय कितनी निकालेंगे पहले केस में। पहले केस में मतलब जब 100 कर्मचारी दिए हैं और उनकी औसत दी है, तो पहले केस में कुल आय कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 100 कर्मचारियों को उनके औसत से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए प्रेक्षणों की संख्या कहाँ जाएगी, औसत में जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो प्रेक्षणों का कुल योग आ जाएगा, मतलब कुल आय आ जाएगी 100 कर्मचारियों की। तो कुल आय कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 9200। कुल आय कितनी होगी 9200। अब इसमें आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में देखिए ये किसकी है, 100 कर्मचारियों की कुल आय। अब हम कुल आय की बात कर रहे हैं कितने कर्मचारियों की, तो इन्होंने बोला 40 कर्मचारियों का औसत आपको दिया है। तो 40 कर्मचारियों की कुल आय कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई 40 कर्मचारी हैं, औसत कितना है 800 है, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3200। अब आप बताइए कि पूरे 100 कर्मचारियों को कंपनी 9200 रुपये देती है, जबकि उनमें से 40 कर्मचारियों को 3200 रुपये देती है। तो बचे हुए कर्मचारी यानी कि 60 कर्मचारियों को कुल कितना रुपये मिलता होगा। तो देखिए अगर हम थर्ड आपसे बात करें कि बचे जो शेष 60 कर्मचारी हैं, जो शेष बचे हुए कितने 60 कर्मचारी हैं, उनको कुल कितनी मिलती है आय, तो उनकी कुल आय कितनी होगी, तो आप कहेंगे उनकी कुल आय होगी सर, उनकी कुल आय होगी आप 9200 में से, 9200 में से किसको माइनस कर दीजिए सर, 3200 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6000 आ जाएगा। यानी कि जो 60 कर्मचारी हैं उनकी कुल आय कितनी है 6000 है। अब अगर उनको औसत आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है प्रेक्षणों का कुल योग। तो कुल योग हमने कितना निकाल लिया 6000, और प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितनी है 60 कर्मचारी हैं। तो 60 कर्मचारियों का औसत कैसे आएगा, तो आप कहेंगे सर 60 कर्मचारियों का औसत जो है वो निकालना बहुत आसान है। औसत बराबर कुल योग यानी कि 6000 और कितने कर्मचारी 60, तो 60 से एक बार कट गया, कितना आ गया भाई 100। यानी कि जो 60 कर्मचारी थे उनमें से प्रत्येक को कितनी सैलरी मिलती है 100 रुपये की सैलरी मिलती है। क्लियर होगी बात, ये हो गया आपका औसत। बस इतनी सी चीज़ दिमाग में रखनी है, औसत मतलब हर एक को वो इक्वेट कर देगा, बराबर कर देगा। यानी कि अगर 100 कर्मचारियों का औसत 92 है तो इसका मतलब हर एक की आय 92 रुपये है। 40 कर्मचारियों की आय कितनी है 80 है, औसत आय, तो हर एक की आय 80 है। ठीक है, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो हमारा ट्रेडिशनली अप्रोच हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, इन्होंने बोला है कि 100 कर्मचारी हैं, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़,
और एवरेज कितना दिया है, तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत दिया है कितना 92। अब कितने कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं 40 कर्मचारी हैं और उनका एवरेज कितना दिया, तो आप कहेंगे 80 दिया। ठीक है, आप बताइए, ये बोल रहे थे कि पूरे के पूरे जो 100 कर्मचारियों हैं उनकी औसत आय कितनी है, तो उन्होंने बोला 92 है, यानी कि हर एक की आय कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 92 92 92, 1 से लेके 100 तक सभी की 92 92 हो रही है। लेकिन इन्होंने 40 कर्मचारी जब अलग किए तो उनकी औसत आय कितनी निकल कर आई, 80, मतलब कितनी कम हो गई, तो आप कहेंगे 12 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 12 कम हो गई। अगर एक कर्मचारी की औसत आय 12 कम हो गई तो आप समझिए कितने कर्मचारी हैं ये, 40। तो 40 कर्मचारियों में से हर एक की टोटल कितनी कम हुई, एक कर्मचारी। औसत में कमी का मतलब क्या, एक की कम हुई। देखिए 92, यदि 100 कर्मचारियों का औसत था तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से प्रत्येक कर्मचारी को 92 रुपये सैलरी मिलती है। 40 कर्मचारियों का औसत 80 था तो इसका मतलब क्या था कि 40 में से प्रत्येक कर्मचारी को 80 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन आपने देखा कि 100 का सबका 92 था और 40 का 80 हो गया, यानी कि आपने देखा कितने की कमी हो गई, 12 की। यानी कि एक कर्मचारी को जहां 92 रुपये मिलते थे अब वहां 80 मिल रहा है, मतलब 12 रुपए की कमी हो गई। तो अब कितनी कर्मचारियों में कमी हुई कुल, तो भाई एक कर्मचारी में 12 की कमी हुई। कर्मचारी कितने, 40, तो 12 चौक 48, यानी कि 480 की क्या हुई, टोटल कमी हुई। कितनी कमी हुई, 480 की कुल कमी हुई। तो ये 480 किसके पास गया होगा, तो आपको बात समझ में आ गई, ये 60 कर्मचारियों के पास गया होगा। किसके पास, 60 कर्मचारियों के पास। तो देखिए जो 60 कर्मचारी हैं वो भी तो 100 में इंक्लूड है ना, जो 60 कर्मचारी हैं वो भी तो 100 के अंदर इंक्लूड हैं। तो अगर 100 की आप 92 मान रहे हो तो 60 की भी कितनी होगी टोटल, 60 में से प्रत्येक की 92 होगी, तो टोटल इनका कितना आएगा, 60 लोगों का। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 92 की 2 हासिल में 1, 6 9 54 और 1 55, 55 और ये कितना हो गया भाई 1 0, यानी कि 5520। यानी कि जो 60 कर्मचारी हैं उनकी कुल आय कितनी है, 5520। लेकिन 5520 नहीं है क्योंकि यहाँ कमी हो रही, तो ये किसके पास गया होगा, 480, इन 60 कर्मचारियों के कुल योग में होगा ये। तो इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 480 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 0 0 और ये कितना 0 और ये 6। तो 60 कर्मचारियों का कुल कितना हो गया 6000। तो औसत कितना होगा, 60 से भाग लगा दीजिए तो 100। ये देखिए एक तो तरीका भी यही है, एक तरीका यही है, ठीक है ना। अभी दूसरा तरीका भी हमें समझना है। अब देखिए ये तो हमने एक डायरेक्ट बता दिया कुल से। अब आप बताइए कि 60 कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत आप कितनी मान रहे हो, 92 मान रहे हो कि नहीं, 92 मान रहे हो ना। 60 में से प्रत्येक की का कुल से नहीं करते, हम दूसरे तरीके से करते हैं। जो 100 में से 60 कर्मचारी हैं उनकी औसत कितनी है, तो आप कहेंगे उनकी औसत आय जो है वो 92 है। औसत आय कितनी है, तो आप कहेंगे 92 है। 60 जो कर्मचारी हैं उनमें से प्रत्येक की औसत आय कितनी है, 92 है। अब बात हो रही है कि जो 480 है वो किसके पास गए, तो आप कहेंगे वो 480 60 एम्प्लॉय के पास गए, तो हर एक को कितना मिला होगा, तो 480 में आप किससे भाग लगा दीजिए, 60 से, 0 से 0 और ये 8 बार कट जाएगा, यानी कि हर एक एम्प्लॉय को 8 रुपये ज़्यादा मिला होगा। तो अगर हर एक एम्प्लॉय की अभी कितनी सैलरी है, 92 है, तो उसमें अगर हम 8 और ऐड कर देते हैं, 92 में कितना 8 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 60 कर्मचारी हैं उनमें से प्रत्येक की आय कितनी है, 100 रुपये, यानी कि उनका औसत कितना है, 100 है। आई थिंक ये अप्रोच आपको समझ आई होगी। चलिए यदि वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो कंटिन्यू करते जाते हैं अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 90 है, तो पूरे वर्ग का औसत। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों चीज़ें दी हैं। तो अगर हम बात करें कि बॉयज़ कितने हैं, तो आप कहेंगे सर बॉयज़ है 30, गर्ल्स कितनी है, तो आप कहेंगे सर लड़कियां हैं 20। अच्छा क्या दिया उनका औसत स्कोर, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने दिए हैं। तो अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें, एवरेज मार्क्स की बात करें तो देखो लड़कों का कितना दिया है, तो आप कहेंगे 80, लड़कियों का कितना दिया है, तो आप कहेंगे 90, ठीक है। यानी कि जो 30 लड़के हैं, कितने 30 लड़के हैं, उनमें से हर एक का नंबर कितना आता है, 80 नंबर आता है। और जो 20 लड़कियां उनमें से हर एक का नंबर कितना आता है, 90 आता है। मतलब औसत मार्क है, मतलब ये अंक है, मतलब हर एक लड़की 90 नंबर तो लाती है, इसी प्रकार हर एक लड़का भी 80 नंबर लाता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि पूरे वर्ग का औसत स्कोर क्या है, पूरा वर्ग मतलब पूरी कक्षा,
जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों इंक्लूड हैं, इन सबका औसत क्या है। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे समझिए कि जो कम वाला है उसको औसत मान लीजिए। हमने बोला कि पूरी कक्षा का औसत कितना है, 80 है। पूरी कक्षा का औसत कितना है, 80 है। लेकिन आप देखिए लड़कियों का औसत तो 90 है, तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो अगर 10 ज़्यादा है तो मतलब एक लड़की के 10 नंबर ज़्यादा हैं। लड़कियां कितनी थी, 20, तो टोटल कितने ज़्यादा हुए, तो आप कहेंगे सर 200 नंबर ज़्यादा हुए। कितने ज़्यादा हुए, 200। भाई अगर हमने पूरी कक्षा का औसत कितना मान लिया, 80 मान लिया, लेकिन एक्चुअल औसत तो ये है नहीं, हमने माना है। अगर पूरी कक्षा का औसत हमने 80 माना है तो इसका मतलब जो 30 लड़के थे और 20 लड़कियां थी, उनमें से हर एक का औसत कितना है, 80 है। इसका मतलब 30 में से हर एक लड़के के नंबर कितने आए, 80, और जबकि 20 में से हर एक लड़की के नंबर कितने आए, 80। तो हमने तो ये क्या किया, अभी सपोज किया, इसको हमने माना है। ये क्या किया, हमने सपोज किया। हमने माना है कि पूरी कक्षा का औसत कितना है, 80 है। मतलब 30 लड़के और 20 लड़की, टोटल 50 लोगों का औसत हमने कितना मान लिया, 80 है। तो हमने देखा कि लड़के तो इस बात को संतुष्ट करते हैं कि 80 है तो 80 उनका है, लेकिन लड़कियों के 90 मतलब 10 ज़्यादा आ रहे हैं। और औसत का मतलब क्या होता है, एक लड़की के 10 ज़्यादा हैं। तो लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां 20 हैं, तो 20 के कितने ज़्यादा हो गए, तो आप कहेंगे 200 नंबर ज़्यादा हो गए। तो ये 200 नंबर ज़्यादा हो गए तो हम किस में बांट दें, ये 200 नंबर क्यों ज़्यादा हो रहा है। 200 नंबर ज़्यादा का रीज़न ये है क्योंकि हम औसत अपनी तरफ से 80 मान रहे हैं, जबकि ये एक्चुअल औसत नहीं है। एक्चुअल औसत आपका कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो ये जब हमने 200 मानना तो इसके नंबर बच रहे हैं, तो ये इतने नंबर बच रहे हैं तो हम क्या करें, ये पूरे 50 लोगों में बांट दें। 50 लोगों में बांटेंगे तो हर एक को कितना मिलेगा, हर एक का औसत अभी हम 80 मान रहे हैं, तो 50 में अगर हम बांटते हैं 200 को, तो अगर 200 को आप 50 लोगों में बांटोगे तो हर एक को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 50 चौको 200, यानी कि हर एक को 4 नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो हर एक का अभी आप कितना मान रहे थे, 80 मान रहे थे, तो 80 में कितना और जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर 4 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 84 हो गया, 84 हो गया। कितना हो गया, 84, 84 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ए हो गया। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है, आई होप आप तक बात पहुंची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात करें। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि भाई एक समूह में 4 लोग हैं और उनकी जो आयु है वो लगातार सम संख्याओं के रूप में है। मतलब अगर एक व्यक्ति 2 साल का है तो दूसरा 4 का, तीसरा 6 का और चौथा 8 का, इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो पहले व्यक्ति की हमने मान ली x, दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी मान ली, तो x प्लस 2, तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी मान ली, तो हमने मान लिया x प्लस 4, और चौथे व्यक्ति की आयु कितनी मान ली हमने, x प्लस 6। ठीक है, ऐसा क्यों माना अभी समझते हैं। सबसे बड़े सदस्य की आयु आपको बतानी है, यानी कि चौथा व्यक्ति हमने सबसे बड़ा माना है, उसकी आयु आपको बतानी है। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये 4, ये 6 और ये 8 हो जाएगा, सम संख्या के रूप में रखें। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 हो जाएगा। तो यानी कि सम संख्याओं का क्या हो गया, एक सीरीज हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं, तो लगातार 4 सम संख्याएं हो गई। यदि समूह की आयु का योग कितना है, 156 है, तो चलिए आयु का योग कर दीजिए, यानी कि x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 156 है। तो चलिए ये कितने बार आ गया x, तो आप कहेंगे 4 बार आ गया, और 2 4 6 यानी कि 12 हो गया। तो 156 में से क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए 12, 2 4 6 आपका 12 हो गया। तो आप 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, 144 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 छिंग 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। x की वैल्यू 24 आने का मतलब कि पहला जो सदस्य सबसे छोटा वाला वो 36 वर्ष का है। तो हमें किसकी आयु निकालनी है, तो अभी निकालनी है सबसे बड़े वाले की, यानी कि x प्लस 6 की। तो इसमें क्या करते हैं भाई, x प्लस 6 यानी कि फोर्थ वाले व्यक्ति की आयु क्या आएगी, तो हम इसमें 6 और जोड़ दें तो 36 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो आप कहेंगे कितना हो गया सर 42 वर्ष। ये हो गया पहला तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर। अब हम ऑप्शन की सहायता से अगर करें तो काफ़ी आसान हमारे लिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं और उनकी आयु का योग कितना 156 है, और सबसे बड़े वाले की आयु पूछी है। तो इसका मतलब अगर पहला ऑप्शन हमारा 42 है तो उससे छोटा कितना होगा 40, उससे छोटा कितना होगा 38, उससे छोटा कितना होगा 36,
और इन चारों का योग करके देख लीजिए, इकाई-अंक यदि जिसमें आपको 6 मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि 42, हमने माना कि पहला ऑप्शन क्या है आपका 42 है, और 42 ही हम मान के चल रहे हैं कि भाई पहला ही हमारा आंसर, और वो तो निकला ही आंसर भी भाई। तो हमने ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए 42 सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो उससे छोटा वाला कितने का होगा, तो आप कहेंगे 40 से। उससे छोटा वाला कितने का होगा, तो आप कहेंगे 38 से। उससे छोटा वाला कितने का होगा, तो आप कहेंगे 36 से। देखिए 8 और 10 और 6 16 की 6, हासिल में कितना आ गया 1। तो देखिए 8 और 1 9 और 3 12 और 3 कितना हो गया 15, 156 ही होगा, आ गया कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 42। इन केस अगर ऑप्शन यहाँ पर 42 ना होता, इसकी जगह पे 36 होता, तो पहला ऑप्शन अगर आप चेक कर रहे होते तो कैसे करते, सबसे बड़े वाले की आयु 36, उससे छोटे वाले की 34, उससे छोटे वाले की 32, उससे छोटे वाले की 30। तो कितना हो जाता भाई 6 6 12 की 2, इकाई-अंक 2 आ गया, पहले कैंसिल हो गया, क्योंकि योग में आपको इकाई-अंक कितना चाहिए 6। अगर मान के चलो पहला ऑप्शन आपका 40 होता, तो 40 फिर 38 फिर कितना होता 36 और फिर कितना होता 34। तो देखिए आप यहाँ पर जोड़ते तो कितना होता 10 और 8 18, इकाई-अंक कितना 8, फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये भी ऑप्शन नहीं होता। और इन केस अगर आपका ऑप्शन सबसे लास्ट में दिया होता, पहला ऑप्शन डी में दिया होता, तो डी अगर हमारा किसी और दूसरे ऑप्शन की जगह पर होता तो 38, उसके बाद 36, उसके बाद 34 और उसके बाद 32। तो देखिए 8 और 8, 8 हो तो 10 और 10 20, इकाई-अंक क्या मिल रहा 0। तो आप देखिए इकाई-अंक केवल और केवल एक ही केस में आपको 6 मिलेगा, पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, इकाई के अंक पर ही आप सेटिस्फाई करा लेंगे क्वेश्चन को। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 के समूह का औसत, 20 का एक समूह है, 20 लोगों का एक समूह है, उसका औसत कितना है 15.8 है। माध्य यानी कि औसत ही बोलते हैं, 0.4 तक बढ़ जाता है जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है। मतलब 20 लोग हैं, उनका औसत कितना दिया 15.8 है। अब एक क्या होता है 4.8 बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति समूह में आ जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अभी हम समझ चुके हैं कि अगर 20 लोगों का औसत आपको कितना दिया है 15.8। अब ये 20 लोग हैं, अंक हैं जो भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। 20 के समूह का, 20 का क्या समूह है, संख्याओं का समूह भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं। तो 20 का औसत कितना दिया है, तो आप कहेंगे 15.8 दिया है। एक जब समूह में आ जाता है यानी कि 21 हो गए, तो औसत कितना बढ़ जाता है, आप कहेंगे 0.4 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है 0.4 बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले जो 20 थे उनका औसत 15.8 था, मतलब 20 में से हर एक कितना था 15.8 का था। लेकिन अब 21 हो गए तो कितना बढ़ गया औसत 0.4 बढ़ गया, यानी कि हर एक में कितने की वृद्धि हुई 0.4 की वृद्धि हुई। तो यानी कि जो नया आया है 21वां वो क्या है ज्यादा लेकर आया, वो कितना ज्यादा लेकर आया। अगर देखो औसत के बराबर ही कोई नंबर आप ऐड करते तो औसत नहीं बढ़ता, ध्यान रखना, औसत के बराबर जाएगा, औसत के बराबर आएगा तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब जो 15.8 है, जो अगला आया 21 में वो इससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा आया है तभी औसत बढ़ रहा है, अगर इसके बराबर आता तो औसत नहीं बढ़ता, या इससे कम का आता तो औसत कम हो जाता। तो इससे ज्यादा का आया है तो इसलिए वो कितना ज्यादा लेकर आया, अब हमें वो देखना है। तो देखिए औसत में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 0.4 की वृद्धि हुई। औसत में वृद्धि का मतलब हर एक नंबर में या हर एक व्यक्ति में कितनी 0.4 की वृद्धि हुई। तो टोटल कितने हैं अभी 21, तो 21 के हिसाब से कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे 21 चौक 84, 84 यानी कि 8.4 की टोटल वृद्धि हुई। तो इसका मतलब जो नया नंबर आया है वो 15.8 से कितना ज्यादा है, तो वो 8.4 ज्यादा है। जोड़ दीजिए 8 4 12 की 2 हासिल में 1, 5 और 8 13, 1 14 की 4 हासिल में 1, तो कितना हो जाएगा 24.2। यानी कि जो नया 21वां नंबर आया है या 21वां व्यक्ति आया है वो कितना 24.2 है। तो 24.2 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।